तो देखो लेबलिंग का ना ये तीन फीचर होता है, तीन एडवांटेज हमको मिलता है। पहला होता है कि इससे प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन होता है, और इस प्रोडक्ट के जो कंटेंट क्या क्या है, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये पता चलता है। दूसरा, प्रोडक्ट को पहचानने में हेल्प मिलता है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखा होगा 5 स्टार का अलग पैकिंग और लेबलिंग होता है, किटकैट का अलग होता है, इसी तरीके से सबका अपना अलग अलग होता है, तो उनके रैपर पैकेज से ही हमको पता चल पाता है। ऐसा तो नहीं ना कि किसी और कोई और तरीका है जिसके बिना हम पता भी कर सकते हैं। तीसरा होता है प्रमोट सेल। जो पैकेज, जैसे मार्केट में सामान लेने जाते हो, किसी चीज का पैकेज पन्नी लेबल देखते हो, बड़ा खतरनाक अच्छे तरीके से एकदम किया हुआ है, बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव तरीके से, तो वो लोग उसको जल्दी खरीदना चाहते हैं, तो भाई ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या करें। लड़कियां लोग जैसे सामान खरीदने जाती हैं, तो एकदम जितना चमक चमकीला या जितना इस तरह का सामान देखेंगी, वो अपने आप को अट्रैक्ट, मतलब अपने आप को अट्रैक्शन होने से रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, चुंबक की तरह चिपकते हुए चली जाएंगी वो। तो वही होता है कि एक अच्छा पैकेजिंग का, अच्छा लेबलिंग का ये फायदा होता है कि हमारे प्रोडक्ट के सेल होते हैं, हमारे प्रोडक्ट को एडवांटेज मिलता है, यही सब का। अब इसका है तुम्हारा प्राइस मिक्स। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइस मिक्स। हम लोगों ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स में चार तरीके के बेसिकली हैं, ठीक है, मिक्स होते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। तो प्राइस मिक्स में बेसिकली क्या हो गया कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट का कीमत क्या रखा जाए। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस मिक्स में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, किससे रिलेटेड, कि जो भी कमोडिटी, जो भी वस्तु सामान हम बेचेंगे मार्केट में, उसका प्राइस कीमत कितना रखा जाए। ठीक है, उसका डिसीजन लेना ही प्राइस मिक्स में आता है। अब मैंने कल बताया था कि किसी प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस लेने जा रहे हैं, तो वो किन किन फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करता है। पहले ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो तुम्हारा कंपटीटर है, जो गुड्स बेच रहा है, उसने क्या कीमत रखी हुई है। ठीक है, मार्केट में तुम्हारे गुड्स का क्या डिमांड है, तुमको जो कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्शन होता है, जो तुमको खर्चे होते हैं, वो खर्चे तुमको कितने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब कीमत तुम फिक्स करोगे, तो उसमें अपना कॉस्ट का जितना लागत लगा वो तो ऐड करोगे ही करोगे, तभी तो हम अपना प्रॉफिट उसमें चार्ज करेंगे फिर। तो ये सारे डिसीजन ही मिलकर कहलाता है प्राइस मिक्स। अब ये है कि जब भी कोई हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो क्या क्या फैक्टर होता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसी के बारे में एक थोड़ा बहुत बेसिक लिख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है, वो है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। देखो, सबसे पहला है कि प्राइस का ऑब्जेक्टिव, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो, तो उसमें आपका प्राइस सेट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर मान के चलो कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम पैसा कमाना, तब मैं अपने प्रोडक्ट के दाम क्या करूंगा, बढ़ा कर रखूंगा या कम करके रखूंगा। बताओ कोई। अगर मैं चाहता हूं कि मार्केट में मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, तो उसके लिए मुझे क्या, मैं क्या करता हूँ, प्राइस कम रखूंगा, ज्यादा रखूंगा, अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही है। अरे आंसर दो, तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ। जैसे अगर मैं ज्यादा ज्यादा रखूंगा। ज्यादा तो जब ज्यादा रखूंगा, चलो ठीक है। दूसरा है कि जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैं अगर फीस आप लोग से 9-10 हज़ार रुपए जो ले रहा हूँ, ठीक है, तो मार्केट में बाकी टीचर भी वही फीस लेते हैं। आप डायनेमिक में जाओ, किसी भी कॉमर्स कोचिंग में जाओ, 10 हज़ार रुपये आपको लगेगा। अब भले क्वालिटी वैसी हो या नहीं हो, प्राइस वैसा रहेगा। तो दूसरा मुझे पता चलता है कि मेरे कंपटीटर्स, कि मार्केट में मैं compete करने आया हूँ, अपने कंपटीटर्स को बीट करने आया हूँ। ठीक है,
कम तो मेरा मार्केट में कि कम्पिटिटिव फीस पढ़ाना, तो मैं उतने ही पैसे में उससे ज्यादा अच्छी बुक्स, ज्यादा अच्छा कंसेप्ट, एक अलग अलग टीचर्स, मतलब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे मार्केट में मैं कंपटीशन को कैप्चर करना चाह रहा हूँ, मैं अपने कंपटीटर को बीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा होगा कि मुझे मार्केट में कस्टमर्स बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस को कम कर दूंगा। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस को सेट करने का। पहला कि तुम क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हो, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होगा तो मैं प्राइस बढ़ा कर रखूंगा। मैं अपने कंप्यूटर को बीट करना चाहता हूँ, जो रेट में कंप्यूटर दे रहे हैं उसी में मैं अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगा। तीसरा, अगर मुझे मार्केट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कैप्चर करना है तब मैं प्राइस क्या करूंगा, अपने कंप्यूटर से भी कम करूंगा, ठीक है। whether it wants to whether it wants to maximum profit, comma, get more and more customers, और survive surviving in और सर्वाइविंग इन कम्पिटिटिव मार्केट, की मार्केट में compete करना है तुमको, तो जब compete करना है तो तुम कम्पिटिटिव प्राइसेस रखोगे। जैसे Xiaomi और Xiaomi हो गया, Oppo Vivo हो गया, ये सब क्या करते थे, वही काम करते थे। दूसरा है तुम्हारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, दूसरा है तुम्हारा प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, देखो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत, खर्चा। हमसे तुम तो पूरा कॉस्ट चैप्टर ही पढ़े हो इकोनॉमिक्स में। यस सर, पढ़ाए थे आपसे 11th में। नाइस। एक बात याद रखना, ये जो भी पढ़ाई जो तुम लोग 2 साल में जितना डिटेल में पढ़ रहे हो, जितना डिटेल में 2 साल में तुमने पढ़ा, आगे आने वाली परीक्षाओं में, बीकॉम में, आगे जो तुम लोग लाइफ में जीवन में परीक्षाएं फेस करोगे, कहीं भी तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है एक बार फिर से शुरू से चीजों को समझ सके। 12th के बाद जितने जितने टॉपिक्स तुम यहाँ पे पॉइंट के रूप में पढ़ रहे हो, सारा पॉइंट एक एक चैप्टर बन जाएगा आगे जाने के बाद। फिर वहां पे कोई तुमको बेसिक्स नहीं समझाएगा किसी भी हाल में। इसीलिए अच्छे से समझना, शॉर्टकट पे मत जाओ। अगर आप में से कोई आदमी बीबीए एमबीए करने का प्लान बनाता है, वहां पे इसी मार्केटिंग, यही सब चीजें का एडवांस वर्जन आ जाएगा, ये सारी चीजें वहां सामने आएंगी, और यहाँ पे अच्छे से पढ़े रहोगे। मतलब एक्चुअली में जो स्टूडेंट लोग हमसे पढ़ता है ना, ठीक है, उनको मेरी पढ़ाई का असली फायदा 12th में तो मिलता है, लेकिन मेन फायदा होता है जब वो ग्रेजुएशन या किसी अच्छी जगह जाते हैं ना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोलकाता में किसी का बीएचयू में एडमिशन हो गया, किसी का कोलकाता यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जब वहां जाता है और वहां पे जब चीज, यही सब चीजें आपका एडवांस वर्जन आता है, और वहां पे सारी चीजें समझने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता, कहता है नहीं सारी चीजें हम समझे हुए हैं, तब वो ज्यादा ग्रेटफुल होता है, कहता है सर अच्छा वो आपने इतना डिटेल में चीजों को बता दिया था, आज हम लोग को जब पढ़ना पड़ा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो दूसरा कंसेप्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, खर्चा, कि कोई सामान अगर आप बनाते हो तो खर्चा आता ही आता है। जैसे मैं अगर फीस रखता हूँ तो मुझे कोचिंग का रेंट देना पड़ता है, मुझे बिजली बिल देना पड़ता है, आने जाने का तेल भाड़ा, खड़ा रह के दिन भर 4 5 6 घंटा बोलना, मेहनत लगता है उसमें। तो ये जब मैं फीस निर्धारण करूंगा तो मैं इन सारे फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड करके रखूंगा, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। तीसरा लिखो, मार्केट में कंपटीशन कितना ज्यादा है, तो इसको कहते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अच्छा एक बात बताओ, जिज्ञासा एक बात बताओ, अगर मुजफ्फरपुर में एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरा ही होता अगर, तो मैं अपने फीसेस को और बढ़ा भी सकता हूँ, है ना। हाँ। और मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, 10 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तब तो फिर भाई मुझे तो पढ़ाई सोच समझ के रखना पड़ेगा, ज्यादा कर दूंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो क्या कंपटीशन का मेरे प्राइस के ऊपर में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ परा।
यही पॉइंट है तुम्हारा प्राइस में। लॉजिक के साथ समझो, थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन लॉजिक समझ गए ना तो आगे आने वाले एग्जाम्स परीक्षा में खुद से भी तुम पॉइंट आंसर दे दोगे। समझे? और मेरे स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से इसीलिए डिफरेंट होते हैं। मेरे स्टूडेंट एक एक कंसेप्ट कंसेप्ट क्यों हुआ, क्यों बना, लॉजिक क्या है, ये सारे बातों जानते हैं वो। बाकी शायद ही कोई होगा जानेगा। पता लिखो, कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर कितना डिमांड करेगा। अगर मेरे प्रोडक्ट की, मेरे कोचिंग से सोना से पढ़ने के लिए लोग मार कर ले रहे थे, एक दूसरे का नाक हाथ दांत तो तोड़ दाड़ दे रहे हैं, ठीक है, तो सना सर के भाव बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? इससे अगर कल को तुमको डेली 50-100 लोगों का रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए डेली एकदम, माइक ऑन शिष्या, माइक ऑन कीजिए शिष्या, टाइम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर कल को डेली आपको 50-100 लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है डेली एकदम, हाय ब्यूटीफुल, हाय गॉर्जियस, ये आम इमली, डेली लिखा जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सबको रिप्लाई कर दोगी? हाँ या ना शिष्या, आंसर दो। सर क्या बोले? बोले कि कल के डेट में पर डे इंस्टाग्राम फेसबुक पे 100 200 300 400 लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, सब लिख रहा है हाय ब्यूटीफुल, हाय ये गॉर्जियस, दिस दैट, ठीक है, आई वांट टू बी योर फ्रेंड, तो सबको रिप्लाई करोगी क्या तुम? डेली आ रहे पर डे नो एकदम। सर। फ्रेंड सर्कल में तुम्हारे थोड़ी सा भाव बढ़ जाएगी नहीं? मेरे तो इतने रिक्वेस्ट आते हैं पर डे। टिकटॉक अगर आता है उसमें तुम्हारे 1 लाख फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब मतलब जब डिमांड ज्यादा रहती है तो थोड़ा सा भाव रेट, या तुम मार्केट में कोई मेरा गुड्स है, उसका काफी ज्यादा डिमांड है एकदम, काफी ज्यादा लोग खरीदने को परेशान है एकदम, तो रेट, जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ा देंगे। और मान के चलो कि मैं अगर वही फ्रेंड में रिक्वेस्ट, मैं अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया हूँ, 2 महीने 3 महीने होंगे, किसी एक भी आदमी का रिक्वेस्ट नहीं आया, किसी का मेरे फोटो पे कमेंट नहीं आया, उसी में कि कोई कोई मेरा स्टूडेंट है फर्जी आईडी बना के हमको मैसेज भेजता है, हेलो प्रतीक, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, क्योंकि भाई है ही नहीं, मतलब ये क्या बात हो। ठीक है, तो कहने मतलब लॉजिक यही कहने का कि जब कोई भी गुड्स वगैरह के डिमांड काफी ज्यादा रहते हैं तो उसकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है, और जब कम रहेगा तब उसकी प्राइसेस क्या होंगी, कम होंगी। फिर तुम्हारा चौथा कस्टमर्स डिमांड हो गया। इसी तरीके से 3 पॉइंट काफी है, 3 पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोग समझ गए प्रोडक्ट, प्राइस, मिक्स, सब कुछ समझ गया? प्राइस मिक्स क्या होता है, जी सर। प्राइसेस का निर्धारण करने के लिए कैसे कैसे हम लोग होते हैं। चलिए, अब अगला है तुम्हारा सी है, दैट इज प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सामान को अपने यहाँ से तुमको बनाते हो तो कस्टमर तक तो पहुंचाना भी तो है, ठीक है। लिखिए, place mix refers to the important decisions related to physical distribution of goods and services. The decisions are deciding the channel of distribution, comma market for distribution, etc. Place mix includes channel of distribution। थोड़ा सा भारी लगेगा क्योंकि ये पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आप लोग को। तो यार, देखो, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स का मतलब होता है मीडियम, लिख लो,
जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है ना, तो बहुत तगड़ा इंग्लिश है ना, वो तो स्पेशली जरूर लिख लो। चैनल्स का मतलब होता है मीडियम्स, किस माध्यम से हम अपने सामान को कस्टमर तक पहुंचाएंगे। ठीक है। तेरे एक मिनट रुक जाओ। मेरी जैसे देखो, एक प्रोड्यूसर होता है, वो सामान किसको दिया, होलसेलर को। होलसेलर किसको दिया, रिटेलर को। रिटेलर किसको दिया, कंज्यूमर को। तो यही चीज तुम्हारा कहलाता है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब तुम अगर प्रोड्यूसर हो, तुम अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसको अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तुमको क्या इस तरीके का नेटवर्क चाहिए कि नहीं चाहिए। चौबे जी, चौबे जी आज नहीं आए हैं। जा, ऋषु भी नहीं आया है। सचिन, मार्केट में तुम्हारे गुड्स हैं, तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तुम इस तरीके से यूज करोगे। तुम माइक कॉपी कर दो। बाप रे बाप। माइक मत ऑन करना सचिन, दोबारा गलती से, बहुत गंदा नॉइज आ रहा है तुम्हारे माइक से। हेडफोन लेके जाया करो अगर हेडफोन है तो अवेलेबल। तो देखो, तो देखिए यही चीज कहलाता है तुम्हारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रिटेलर और जो होलसेलर होते हैं, ये बेसिकली कौन लोग होते हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो रुको, इसमें मैं एक चीज बना देता हूँ। ये जो लोग हैं ना, अच्छा इसको उल्टा करना पड़ेगा। ये जो होते हैं ना, ये कहलाते हैं मिडिल मैन। ये कौन लोग हैं, मिडिल मैन है। समझ गए आप लोग, ये मिडिल मैन होते हैं, ये ब्रोकर होते हैं। कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने तक इन लोगों के बिना तुम कंज्यूमर तक सामान पहुंचा सकते हो क्या। हेलो, नो सर। क्या आप बिना मिडिल मैन के सामान पहुंचा सकते हैं, नहीं। तो आपको मिडिल मैन की आवश्यकता है, जो आपके सामान को पहुंचाएंगे कंज्यूमर तक। हो तो वही होलसेल और रिटेलर क्या कहलाते हैं, मिडिल मैन। मिडिल मैन, मिडिल मैन। समझी जिज्ञासा कि नहीं। चलिए बढ़िया। अरे सुनो विनीत, वो दोनों फॉर्क, दोनों फॉर्क, फॉर्क फॉर्क दोनों। तो देखिए यही है चैनल और जो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स होता है, उसमें हम यही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हम अपना बेस कहाँ से बनाएं। ठीक है, हम अपने कस्टमर, अपने प्रोडक्ट्स गुड्स को हम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, तो लिखो इस बारे में। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये रेफर करता है पीपुल्स को और ग्रुप को। ठीक है, याद रखना, डबल कोट्स अंडरलाइन वाला प्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान में रखना है। बिना प्रेजेंटेशन के कोई काम नहीं करना आप लोग को। देखो, कोई भी गुड्स जो कंज्यूमर होता है ना, मान के चलो कि तुम कल को अंबानी, सेकंड अंबानी आप बन जाते हो। ठीक है, और आप
ठीक है, मान के चलो कि तुम कल को अपना कंपनी खोलते हो, तुम्हारा तुम्हारा कंपनी बिहार में है, ठीक है, लेकिन कस्टमर्स तुम्हारे 28 का 28 स्टेट्स में तुम्हारे कस्टमर्स हैं। अब एक प्रोड्यूसर बेचारा अकेले कैसे अपने सामान को वहां तक पहुंचाएगा? तो उसको कोई ऐसा लोग चाहिए, मिडिलमैन चाहिए ना। जैसे सूतापट्टी में आप लोग जो कपड़े देखते हो ना, सूतापट्टी में, वो राजस्थान और गुजरात से आता है, ठीक है। तो ये जो सूतापट्टी में जो दुकानदार लोग हैं, ये क्या है? ये मिडिल मैन है। ये लोग अपने गाड़ी ट्रक्स भेजते हैं गुजरात में, राजस्थान में, वहां से सामान लोड होता है, और ये लोग यहाँ पे लाके बेचते हैं। तो यही है तुम्हारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इसीलिए कोई भी कंपनी का कोई भी गुड्स के सक्सेस में मिडिल मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा गुड्स है, मैं बहुत अच्छा गुड्स बेचता हूँ मार्केट में, लेकिन मेरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही पुअर है, मेरे पास ज्यादा होलसेलर नहीं है, ज्यादा रिटेलर नहीं है। तो तुम सामान चाहे कितना भी बढ़िया बना लो, क्या वो कंज्यूमर तक कभी पहुंच पाएगा अगर मिडिल मैन नहीं रहेंगे? जिज्ञासा, अगर ये मिडिल मैन नहीं रहेंगे तो क्या तुम्हारा सामान गुड्स कभी भी कंज्यूमर तक पहुंच सकता है? नो सर। इसीलिए मिडिल मैन की आवश्यकता है हमको। और एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन काफी जितना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा मेरा सामान कस्टमर तक पहुंचेगा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो इसीलिए मिडिल मैन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखो बाकी इसमें आप लोग को जिनके पास पूनम गांधी की किताब है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में काफी और भी काफी ज्यादा टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, वो लाइक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक 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 लाइन, दो दो लाइन हम लोग जरूर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, ज्यादा लंबा नहीं होगा, लिख लो। देखो कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है तुम्हारा जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। जैसे आप अगर कोई सामान खरीदते हो और कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टली ये सामान आपको घर तक पहुंचा देता है, ठीक है, बिना किसी क्या कहता हूँ, मिडिल मैन के, ठीक है। जैसे खादिम है, खादिम अपना मुजफ्फरपुर की लोकल ब्रांड है, वो अपना सामान खुद बनाते हैं और खुद कस्टमर को बेचते हैं बिना किसी मिडिल मैन के, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? जीरो लेवल नेटवर्क है, चैनल है। या इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल क्यों है? क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर को सारा सामान क्या किया, बेच दिया, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल। वो बढ़िया है, इसको तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा। हम्म। एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बना देना, अगर क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत ही फुल मार्क्स मिलेगा, टीचर का दिल खुश हो जाएगा।
ये तुम्हारा सेकंड, ठीक है भैया, बुलेट नंबरिंग ऑफ, ठीक है। इसका डायग्राम बना लो। इसका डायग्राम बना लेते हैं। सेम यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज ये होगा कि बीच में यहाँ पे आ जाएगा होलसेलर, ठीक है। तो होल मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, अच्छा सर, इतने प्रोसेस तो कॉस्ट में भी डिफरेंस आ जाएगा। यस बिल्कुल बिल्कुल सही बोल, एकदम एग्जैक्टली सही पॉइंट बोले हो। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्टली अब सोच रही हैं कि डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचा दिया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए सस्ता होता है, ऑनलाइन मार्केट अगर करते हो अगर सामान, तो मांग सस्ता रहे, क्योंकि मान के चलो होलसेलर तुम्हारे पास लाके सामान पहुंचा रहा है, लेकिन होलसेलर का खुद का भी तो गाड़ी चल रहा है, ड्राइवर रखा है, गोडाउन है, तो वो भी उसके पैसे खर्चे को तो ऐड करेगा। तो उससे क्या होता है कि जितना ज्यादा तुम्हारे लोग बीच में आएंगे, देखो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, खर्चा भी बढ़ते जाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो कस्टमर को जो कीमत है, जो गुड्स है, वो भी महंगी होती जाएंगी धीरे धीरे। ये तो फिक्स है। इसीलिए लोग चाहता है कि कम से कम नेटवर्क रहे। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, शोरूम शोरूम में जाते हो तो शोरूम डायरेक्टली क्या है, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के बीच में पहुंचा जाता है। अपना बस खोला एजेंसी और डायरेक्ट कस्टमर तक, बीच में लोगों को नहीं रखा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मजबूरी होती है, आप डायरेक्टली सारा काम कर भी नहीं सकते हो। अब जैसे पतंजलि है, ठीक है, अब वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि उसे नेटवर्क की आवश्यकता बिल्कुल पड़ती है, ठीक है, बिना उसके उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे सिस्टम, ये क्या हो गया, एक मिनट रुको। हम्म। वहां पे जो सिस्टम होता है ना वो और बड़ा होगा। जैसे मान के चलो, कोई कंपनी है, विदेश में सामान बनाती है, तो विदेश से इंडिया में सामान बनाने के लिए उसको कोई चाहिए होगा चैनल नेटवर्क। फिर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स तक पहुंचाने के एक नेटवर्क चाहिए होगा। हर स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक ऐसा आदमी चाहिए होगा जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए। तो ये मजबूरी भी होती है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता आपके खिलाफ, आपके पास। यस सर। देखो, समझाने के लिए, सबसे पहला क्या था, जीरो लेवल डायरेक्ट, जहां पे कोई इंटरमीडिएट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में नहीं आ रहा था, उसको कहते हैं जीरो। उसका तो होता है वन लेवल, वन लेवल में सिर्फ एक इंटरमीडिएट आएगा बीच में, कौन, रिटेलर। फिर आएगा टू लेवल नेटवर्क, टू लेवल में कौन आएगा, मैन्युफैक्चरर होगा, होलसेलर होगा, रिटेलर होगा। होलसेलर और रिटेलर किसमें होंगे, दो लेवल नेटवर्क में। फिर आएगा थ्री, थ्री में कौन आ जाएगा, होलसेलर से पहले एक एजेंट आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होगा, जो होलसेलर्स को सामान पहुंचाएगा। फिर होलसेलर रिटेलर को, फिर रिटेलर कंज्यूमर को। तो इस तरीके से देखो, कंज्यूमर मैन्युफैक्चर बीच में तीन लोग आगे, तो ये तुम्हारा थ्री नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मार्केटिंग थोड़ा लंबा चैप्टर है। और देखो मार्केटिंग एक एक रीजन है जिस वजह से मार्केटिंग इतना लंबा है, पता है क्या, मार्केटिंग इतना लेंदी क्यों बनाया गया है।
मार्केटिंग एक्चुअली लंबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि आगे की जब तुम लोग बीबीए एमबीए या बीकॉम वगैरह पढ़ने जाओगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मार्केटिंग। ठीक है, स्पेशली बीबीए एमबीए में तो बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है मार्केटिंग। ठीक है, इसलिए मार्केटिंग को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है तुम्हारा। इसे 2 या 3 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, 2 क्वेश्चन। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिए हो तुम लोग या लिखा जा रहा है? बस हो गया सर लास्ट में। अभिषेक, ये जो मार्केटिंग चैप्टर का ये जो मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ तो नहीं, अभी तक जहां तक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दे रहा हूँ। तो मैं भी तुम मुझे मैसेज कर देना 1 मिनट में, तुम्हारा नंबर कौन सा मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे मैसेज भेज दो, मैं तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। और ये पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग के जो सेक्शन है आप लोग का, उसमें ये शो हो जाएगा। सॉरी, कंप्लीट नहीं है, क्लिक नहीं ना होगा, टाइटल का कंप्लीट नोट्स नहीं ना होगा। नहीं ना, कल यहीं तक है। अच्छा सुनो ना, मुझे एक बार फोटो भेजना। तो ये जो मार्केटिंग फिलोसफी का टॉपिक था शिष्य, तुम मुझे वो फोटो भेज देना। मार्केटिंग फिलोसफी में जो 5 फिलोसफी हम लोग पढ़े हैं उसका फोटो हमको व्हाट्सएप पे भेज देना। तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा। मार्केटिंग काफी लंबा हो गया होगा, मतलब मेरे पास दिखा रहा यस है कि सर। 10 पेज हुआ है। तुम लोग का कितना पेज में हुआ है? तुम लोग का कितना पेज में हुआ है? अच्छा, मेरा अभी 15 15। पेज में एंट्री किया है। मार्केटिंग लंबा है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है इससे। और कोई भी सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मजा आएगा पढ़ के, लेकिन तुम एक रियल लाइफ नेटवर्क को पूरी तरीके से समझ गए होगे। एक्चुअल लाइफ में भी जाओगे तुम अगर, या किसी कंपनी में कभी कल को काम भी करने जाओगे, एग्जैक्टली सेम चीजें तुमको, यही सेम बातें वहां भी पढ़नी पड़ेंगी। तो उससे काफी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आता है। ठीक है, जैसे बाकी तुम मुझे फोटो भेज देना जो भी मैंने लिखा, अगर तुमने लिखा हुआ है मार्केटिंग फिलोसफी का, वो मैं ऐड कर दूंगा। फिर मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, वो पार्ट छूटा हुआ है स्टार्टिंग का नोट्स में। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया? जो नहीं लिख पाया स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो ऐसे मैं रिकॉर्ड कर दिया हूँ, तो वीडियो भी आप लोग के अकाउंट में अब शो होने लगेगा थोड़ी देर बाद। तो कल मिलते हैं और सारे लोग ज्वाइन करोगे क्लास, ठीक है, जैसे आज ज्वाइन किया था। और तो फीस शाम अब को जमा होगा कि कर दो, नहीं? 22 तारीख हो गया हुआ है। शाम को होगा। बाकी फीस आप लोग जमा कीजिए, 22 तारीख हो चुका हुआ, महीना एंड हो जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, फीस हर हाल में जमा कर दीजिए अब आप लोग। चलो ठीक है, तब अगले क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।